जय हिंद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एग्जाम स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज दिनांक 29/4/2025 का करेंट अफेयर मैं आप लोग के लिए सामने लेके आया हूँ। 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। ये 10 क्वेश्चन से आप लोग का करीब 50 प्लस क्वेश्चन बनने वाला है। तो वीडियो में आप लोग लगे हुए रहेंगे, शुरू से लेकर अंतिम तक देखेंगे और सभी क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पे याद कर लें। अगर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है तो उसको कल मैं रिवीजन के दौरान आप लोग को याद करवाने का गारंटी लेता हूँ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं आज के करंट अफेयर का, और वीडियो को पूरा देखेंगे। सभी क्वेश्चन पे बेहतरीन डिस्कशन दिया गया है, तो सभी क्वेश्चन को देखेंगे और उसका जो डिटेल दिया गया है, उसका विवरण जो दिया गया है बनाकर, वो भी देखेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था, एक सप्ताह का रिवीजन क्लास देखा था, और इस सप्ताह में जो भी क्लास चलेगा करंट अफेयर का, उसका रिवीजन क्लास फिर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। हाल ही में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। वह किस संस्था के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसरो के वो रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। इसका सही आंसर हो जाएगा इसरो। आइए इनके बारे में देखते हैं हम लोग। हाल ही में इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे जो 1994 से 2023 तक इसरो के 5th चेयरमैन थे, यानी कि 1994 से लेकर 2023 तक रहे हैं। 9 साल तक वो इसरो के 5th चेयरमैन थे। वे करेंट में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में सेक्रेटरी के पद पर थे। वो मृत्यु होने के समय वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी सचिव के रूप में थे। कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन केरल से संबंधित रखते हैं। जितने भी ज़्यादातर वैज्ञानिक आप लोग को देखने को मिलेगा, ज़्यादातर बोल रहा हूँ, सभी नहीं, ज़्यादातर वैज्ञानिक आप लोग को देखने को मिलेगा कि वो साउथ इंडिया के ही आते हैं। वहाँ के लोग साइंस पे विशेष फोकस करते हैं। हमारे अब्दुल कलाम भी साउथ के ही थे। जो के कस्तूरी रंगन थे वो 2003 से 9 के बीच राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। भारत की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भास्कर 1 और भास्कर 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ये। इनकी गाइडलाइन में भारत की पहली ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A लॉन्च की गई थी। उनके समय ही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV ऑपरेशनल हुआ था। यानी कि बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे ये इसरो में। इनको कौन कौन अवार्ड मिला है वो देखते हैं। 1982 में इनको पद्म श्री मिला है। 1992 में इनको पद्म भूषण मिला है, और 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला है। यानी कि जो भारत में 4 बड़े अवार्ड होते हैं, भारतीय नागरिक के 4 जो बड़े अवार्ड होते हैं, भारत रत्न पहला में आता है, भारत रत्न दूसरा में आता है, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री आता है। यानी कि भारत रत्न छोड़ के इनको तीनों अवार्ड मिल चुका है। देखिए भविष्य में हो सके भारत रत्न भी सरकार देने की घोषणा कर दे। तो आइए हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? ड्रीमी टेक्नोलॉजी के पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृति सेनन। कृति सेनन जो है वो ड्रीमी टेक्नोलॉजी के पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी। यह एक फिल्म अभिनेत्री हैं। इनके बारे में आइए अब हम लोग देखते हैं। हाल ही में कृति सेनन को ड्रीमी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ड्रीमी टेक्नोलॉजी एक चाइनीज ब्रांड है जो हाउस और पर्सनल अप्लायंस बनाती है। कृति सेनन इस ब्रांड की पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं।
हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर, हाल ही के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं उनके बारे में देखते हैं। अनन्या पांडे, ये हैं चैनल की पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर हैं। थॉमस कुक कंपनी, कार्तिक आर्यन इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। L&T फाइनेंस एंड स्केचर्स, इसके जसप्रीत बुमराह हैं ब्रांड एम्बेसडर, इसके जसप्रीत बुमराह हैं। साइना नेहवाल नारिका का ब्रांड एम्बेसडर बनी है। लेविस का जो बने हैं वो दिलजीत दोसांझ बने हैं। लेवाइस जो क्लॉथ का जो कंपनी है उसका। फेडरल बैंक का है विद्या बालन बने हैं। मिलिंड सोमैन का ग्रामीण ब्रांड कोई व्यक्ति हैं वो बने हैं ग्रामीण ब्रांड। और PV सिंधु जो हैं वो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम क्या है? पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसके बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके सेक्शन 19 के बारे में चर्चा के लिए परमिशन दी है। पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट और सेक्शन 19 क्या है इसके बारे में देखते हैं। माइनर 18 साल से कम को सेक्सुअल एब्यूज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए 2012 में लाया गया था। इसके तहत बॉयज़ और गर्ल दोनों को प्रोटेक्शन की जाती है। मतलब कि इस एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ गलत ना हो उसके लिए प्रोटेक्ट के लिए यह कानून लाया गया था 2012 में। गर्ल और वोमेन दोनों के लिए, बॉय दोनों के लिए लाया गया था। 2019 में अमेंडमेंट करके इसे और स्ट्रिक्ट बनाया गया, यानी कि 2019 में है ना, इसमें सुधार किया गया और इसे और कड़ा कानून बनाया गया। यह एक्ट भारत के UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1992 के साइन करने के बाद लाया गया था। राइट ऑफ द चिल्ड्रेन 1992 में UN कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी कि चिल्ड्रेन के सुरक्षा के लिए जो बनाया गया था, अधिकार के लिए 1992 में वो 1992 में वह सिग्नेचर करके लाया गया था। व्हाट इज सेक्शन 19? इसके बारे में देखते हैं। यह सेक्शन कहता है कोई भी व्यक्ति जिसे माइनर के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस होने के बारे में पता है उसे इसके खिलाफ रिपोर्ट करना कंपलसरी है, नहीं तो वो एक पनिशनेबल एक्ट होगा। मतलब सेक्शन 19 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे माइनर्स के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस होने के बारे में पता है, जिसको सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में पता है, उसे इसके खिलाफ रिपोर्ट करना एकदम ज़रूरी है, अनिवार्य है, नहीं तो उसके लिए पनिशनेबल एक्ट होगा। इसके कारण कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटी भी पॉक्सो के अंतर्गत आ जाती है, जिससे कई बार बच्चे मेडिकल हेल्थ लेने से बचते हैं, क्योंकि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को सेक्शन 19 के तहत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना कंपलसरी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिमलीपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा सिमलीपाल। जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में स्थित सिमलीपाल एरिया को भारत का 107वां नेशनल पार्क बनाया है। यह उड़ीसा का दूसरा
और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन गया है। इसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया गया है। पहला भीतरकनिका नेशनल पार्क है जो फर्स्ट में आता है, और सेकंड में ये आ गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का एरिया जो है 2750 स्क्वायर किलोमीटर है, काफ़ी बड़ा है। इसमें 845.70 स्क्वायर किलोमीटर को नेशनल पार्क बनाया गया है। यानी कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, उसी के अंदर में 845.70 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर को, स्क्वायर नहीं वर्ग किलोमीटर को नेशनल पार्क बनाया गया है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। इसका नाम यहाँ पर मिलने वाले रेड सिल्क कॉटन ट्री के नाम पर रखा गया है, जिसे सिमली के नाम से जाना जाता है। यहाँ की यानी कि सिमलीपाल में जो है वो रेड सिल्क कॉटन ट्री मिलता है। लाल रेशमी कॉटन का जो ट्री है उसके नाम पर यह रखा गया, उसको हम लोग सिमली का नाम से जानते हैं, तो उसी के नाम से रखा गया है। इसका स्थान जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा में है। यह 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1973 में हुआ था। 1994 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यानी कि 1994 में यूनेस्को ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। भारत में नेशनल पार्क के बारे में कुछ फैक्ट है, उसके बारे में देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, इसमें दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोग को बहुत क्वेश्चन याद भी होगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कितना? तो 11 है। 11 नेशनल पार्क एमपी में है। एमपी जंगली क्षेत्र भी ज़्यादा है। भारत में 30% से ऊपर जंगल है यहाँ पे। भारत में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार आइसलैंड में है। कुल मिला के 96 है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में है, उत्तराखंड में है। आप लोग को पता ही होगा, सबसे पुराना ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, 1936 में ये बना था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमी नेशनल पार्क, 1981, लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, 1987 में ये बन के तैयार हुआ था। यह है अंडमान निकोबार आइसलैंड में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा हो गया आपका हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख में जो है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो है वो हो गया। एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर है, तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, 1974 में बन के आया था। ये कहाँ है? तो असम की राजधानी दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर है। मैंग्रोव जंगल के लिए मशहूर है सुंदरबन नेशनल पार्क, 1984 में बना था, वेस्ट बंगाल में है। सबसे बड़ा डेल्टा भी है सुंदरबन डेल्टा। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो मणिपुर में बनाया गया है। यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभयारण्य की घोषणा की है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है कि सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा रहा है। यह घोषणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के पहले किया गया, जो कि 14 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। यानी कि 2024 में 14 अप्रैल को उनका 134वां जन्मदिन था, उसमें यह घोषणा किया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभयारण्य बनाया जाएगा। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रसिया के मॉस्को में आयोजित होने वाला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। पहली बार 1935 में इसका आयोजन किया गया। आयोजक इसके जो हैं रूसी संस्कृति मंत्रालय हैं। ऑल वी इमेजिन एज लाइट के निर्देशक
पायल कपाड़िया को किस देश ने नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑल बी इमेजिन एज लाइट के निर्देशक जो हैं, निर्देशक पायल कपाड़िया हैं, इनको ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर के से सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए इनके बारे में देखते हैं। हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट की निर्देशक पायल कपाड़िया को फ्रांस ने ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर अवार्ड एक फ्रेंच नागरिक सम्मान है, ये फ्रेंच का नागरिक सम्मान है। पायल कपाड़िया को यह सम्मान उनके सिनेमा में योगदान के लिए दिया गया है। ऑल बी इमेजिन एज लाइट फिल्म को भारत और फ्रेंच कंपनी दोनों ने साथ में मिलकर प्रोड्यूस किया था, यानी कि ये जो फिल्म है वो भारत और फ्रांस के जो प्रोड्यूसर हैं दोनों मिलकर इसको प्रोड्यूस किया था, जिसके कारण पायल को यह अवार्ड दिया जा रहा है। ऑल बी इमेजिन एज लाइट अवार्ड, इसको और कौन कौन अवार्ड मिला है? एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में जो बेस्ट फिल्म है, एशियन फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म जीतने वाली पहली फिल्म है। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म जीतने वाली एशिया की पहली फिल्म है। कैनीज फिल्म फेस्टिवल ग्रांड प्रिक्स अवार्ड मिला है। ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर, आर्ट एंड लिटरेचर की फील्ड में योगदान के लिए दिया जाता है। फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा दिया जाता है यह अवार्ड। 2 मई 1957 को यह शुरुआत हुई थी। 8वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 अप्रैल, यानी कि कल मनाया गया। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो कार्य संबंधी दुर्घटनाओं, चोटों और बीमारियों को कम करना, सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है, यानी कि कार्य के दौरान दुर्घटना ना हो, चोट ना लगे और बीमारियों को कम करने तथा सुरक्षित वातावरण में कार्य करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। इसकी शुरुआत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ILO के द्वारा 2003 में शुरू किया गया। पहली बार इसे 28 अप्रैल 2003 को मनाया गया था। 2025 में जो इसका थीम है वो है काम पर स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति, AI और डिजिटलीकरण के भूमिका। इसका 2025 का जो थीम है, और 2024 का थीम है जलवायु परिवर्तन और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो ये वर्कर के लिए मुख्य रूप से माना जाने वाला दिवस है। ILO क्या है जो देखते हैं। ILO को जैसे कि हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की स्पेशल एजेंसी है ये। इसकी स्थापना 1919 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा है, स्विट्ज़रलैंड। इसका करेंट जो निदेशक हैं वो हैं गिलबर्ट होंगबो, टोगो देश के ये रहने वाले हैं। गिलबर्ट होंगबो टोगो देश के रहने वाले हैं, वर्तमान में निदेशक यही हैं। इसके जो सदस्य हैं 187 देश इसमें सदस्य है। 187 देशों का ये सदस्य है। 186 UN सदस्य प्लस 1 कुक आइसलैंड। कुक आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ का एक आइसलैंड है। 1969 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हाल ही में भूकंप से प्रभावित इक्वाडोर किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इक्वाडोर
किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर हम लोग साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी। साउथ अमेरिका में है इक्वाडोर महाद्वीप। साउथ अमेरिका महाद्वीप में है इक्वाडोर, जहां भूकंप से हाल ही में प्रभावित हुआ था इलाका। हाल ही में इक्वाडोर देश के तट पर 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसमें 20 लोग घायल हुए थे। इक्वाडोर साउथ अमेरिका में स्थित एक देश है। इक्वाडोर साउथ अमेरिका का एक देश है। फेमस गालापागोस आइसलैंड इक्वाडोर देश का ही हिस्सा है। इसका राजधानी है क्विटो। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये सबसे ऊंचा पर स्थित है ये। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल कैपिटल है ये, जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। यानी कि ये पृथ्वी है तो इसके बीच से है, और ऊपर में हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका और नीचे हो गया साउथ अमेरिका, तो यहीं पे है जहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। इसका जो करेंसी अभी है US डॉलर वहाँ चलता है। प्रेसिडेंट जो है डेनियल नोबोआ हैं। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल वॉलेट अक्सवी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपदा क्षति विवरण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपदा क्षति विवरण। हाल ही में डिजिटल अक्सवी आपदा क्षति विवरण डिजिटल वॉलेट को लॉन्च किया गया है। अक्सवी में आपदा के समय क्षति को रिकॉर्ड किया जा सकता है ताकि मुआवजे को सही से दिया जा सके। इसे सीड्स सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया ने बनाया है। एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें डिजास्टर के कारण होने वाली क्षति को लिखा जाएगा, यानी कि जो आपदा आएगा उसके कारण जो क्षति होने वाला है उसको लिखा जाएगा। इसके तहत आसानी से मुआवजा दिया जा सकता है, यानी कि जो आपदा में फंस जाएंगे उनको मुआवजा दिया जाएगा सही तरीके से, किसी गलत आदमी को नहीं मिलेगा। इसमें चैटबॉट वॉइस असिस्टेंस की सुविधा भी है। हाउ डज इट वर्क, यह कैसे काम करता है ये देखते हैं। कोई व्यक्ति जिसको डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, फ्लड के कारण जो क्षति हुई है वो इसमें फ़ोटो और वीडियो डालेगा और आपदा के कारण हुई क्षति का एस्टीमेट कॉस्ट डालेगा। जैसे कि इसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई क्षति होती है, जैसे कि कोई आपदा हो गया, जैसे भूकंप हो गया या बाढ़ आ गया, किसी तरह का कोई आपदा आ गया, तो उसमें जो उसको क्षति हुई है उसका फ़ोटो और उसको वीडियो बनाकर डालेगा इस ऐप में, और अमाउंट डालेगा जो एस्टीमेट अकाउंट है, जो उसका राशि है, प्राकृत राशि, जितना उसको अनुमान है कि इतना का खर्च हुआ है, का बर्बाद हुआ है, इतना पैसा का क्षति पहुंचा है, तो वो उसमें डालेगा। क्षति की जांच करने के बाद सीड संस्था उन्हें मुआवजा देगी, यानी कि क्षति की जांच करके पाया जाएगा कि ये सही है तो उसको सीड्स जो है वो मुआवजा देगी। सरकार भी इसका इस्तेमाल कर सकती है, सरकार भी इसके द्वारा इस्तेमाल कर सकता है। वेयर हैज इट बीन ब्राउट, कहाँ से ये आया है जो देखते हैं। अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया है, यानी कि अभी स्टार्टिंग में इसको का प्रोजेक्ट समझकर इसको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया। सफलता के बाद पूरे भारत में किया जा सकता है, यानी ये तीनों स्टेट में अगर सही से सफल ये हो गया तो फिर पूरे भारत में इसको लॉन्च किया जाएगा। हु क्रेडिट इट, यानी कि इसका जो बनाने का श्रेय किसे जाता है जो देखते हैं कौन है इसके पीछे। इसे सीड्स इंडिया सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी ने बनाया है। सीड्स इंडिया एक NGO है,
जो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट के क्षेत्र में काम करता है। यानी सीड्स जो है वो एक एनजीओ है जो आपदा प्रबंधन और उसके क्लाइमेट चेंज वगैरह में जो क्षेत्र प्रभावित होता है उस पर ये काम करता है। इसके जो स्थापना हुई 1994 में हुई। सीड्स की स्थापना 1994 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है जो नई दिल्ली है। तो दोस्तों ये था आज का 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ये 10 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल लड़ना ही लड़ना है। मतलब कि ये 10 एक बार उठ के नहीं आ जाएगा। इसमें से 1-2 क्वेश्चन पिछले क्लास का, 1-आध क्वेश्चन इस तरह का, जितना क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हीं सब में से आपको एग्ज़ाम में आएगा। कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए, भारत का कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए बैठिए, आपको करंट में यही सब आएगा। इसके अलावा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई नोट्स, कोई किताब, कोई बुक पढ़ने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरा ये करंट अफेयर का पूरा क्लास देख लें और सभी क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बना लें। आप लोग को करंट का कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए, तो हम लोग आज का क्लास तो कर लिए हैं, लेकिन पिछले क्लास में जो हम लोग 10 करंट अफेयर पढ़े तो उसका रिवीजन तेज़ी से हम लोग आइए देख लेते हैं। तो उसका रिवीजन में हम लोग देखते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौता को रद्द करने की घोषणा की है। यह समझौता किस वर्ष किया गया? आप लोग को जैसे कि पता ही होगा, जुलाई 1972 में यह समझौता किया गया। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ आयोजित की गई? तो ह्यूमनॉइड रोबोट से संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो सीधा सा बात है, ये चाइना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर चाइना हो जाएगा। हाल ही में पुणे में आयोजित FIDE महिला ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोनेरेलू हम्पी ने यह खिताब जीता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल। इसका सही आंसर, एक सेकंड बच्चों, क्या क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। विद्या रामराज, जिन्होंने हाल ही में नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया, किस खेल से संबंधित में आते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 मीटर का बाधा दौड़ में ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में AI में इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत का रैंक क्या रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7th रैंक रहा है। 7th रैंक में है भारत, सबसे ज़्यादा AI में इन्वेस्टमेंट करने के क्षेत्र में। टाइम्स हायर एजुकेशन THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने यह स्थान प्राप्त किया है। ये एशिया में 38वां स्थान प्राप्त किया है। 9वां क्वेश्चन, ग्लोबल भारत समिट की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो ग्लोबल भारत समिट की मेज़बानी कर रहा है वो तेलंगाना कर रहा है। इसका आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 मनाया जा रहा है। तो ये था दोस्तों आज तक का करंट अफेयर। अब आज का करंट अफेयर का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आशा होगा आप लोग को क्वेश्चन ठीक लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों के पास शेयर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो इसलिए आप से निवेदन है कि क्लास को लाइक ज़रूर करें और पूरा वीडियो हमेशा देखें। आपके लिए बहुत मेहनत करके बहुत
मेहनत करके क्वेश्चन खोजता हूँ, उसको टाइप करके खुद से मैं टाइपिंग करता हूँ दोस्तों। खुद से टाइपिंग करके उसको अच्छा से सजा के और पीपीटी बना कर लाता हूँ। तो कृपया मेरे मेहनत के थोड़ा मोल देते हुए मुझे लाइक वगैरह कर दिया कीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो। अगर क्लास अच्छा नहीं लगता हो इसलिए आप लाइक नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, मैं समझता हूँ। फ़िलहाल अभी तो मेरा स्टार्टिंग पीरियड ही है, थोड़ा सा ऑनलाइन में दिक्कत होता ही है, आप लोग को हमेशा बोलता हूँ। फिर भी देखते हैं, आप लोग मुझे निराश नहीं कीजिएगा। और क्वेश्चन किस तरह का होना चाहिए, सब कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं, किसी भी तरह का दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलें। अगर आप लोग को ये पीपीटी चाहिए, अगर आप लोग को ये पीपीटी चाहिए, पीपीटी अगर आप लोग को किन्हीं को चाहिए तो मुझे इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। मैं आपको अब तक जितना क्लास कर रहा हूँ सबका पीपीटी दे दूँगा। आप लोग खुद से भी सेट बना सकते हैं। तो आप लोग को पीपीटी अगर चाहिए तो मेरा नंबर मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। आप लोग को पीपीटी चाहिए तो आप लोग पीपीटी के लिए मुझे बोल सकते हैं। मैं आप लोग के लिए पीपीटी लाकर वहीं पे आप लोग को सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, नंबर लिख देता हूँ 9608490190। इस पे आप लोग कमेंट कीजिए और मैं आप लोग को डायरेक्ट पीपीटी वहाँ पे सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।